Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Build Knowledge. I hope that you all are fine. Guys, as we know हम चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम वन ऑफ द फॉर्म दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ फॉर्म्स डिस्कस किए थे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में जनरली हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन फॉर्म कर सकता है और उसके फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉर्पोरेटिव नेम सुनकर ही आपको एक वर्ड रिमाइंड हो रहा होगा जो है कॉर्पोरेशन, है ना। तो कॉर्पोरेशन मीन्स एक दूसरे को कॉर्पोरेट करना, हेल्प करना, सहयोग देना। तो कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी इसी से ही रिलेटेड है। कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स या इंडिविजुअल्स एक दूसरे को कॉर्पोरेट करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। ओके, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो जो फॉर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, या हम आगे भी कुछ फॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जैसे कंपनी। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन सारे फॉर्म से थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, अब किस वे में डिफरेंट है इसको हम इसके मीनिंग में ही क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोला जाता है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन मींस यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, अपनी ही मर्जी से क्रिएट होने वाला एक एसोसिएशन है। मतलब यहाँ पे मेंबर्स को फोर्स नहीं किया जाता कि आइए आप इस एसोसिएशन को फॉर्म करिए और प्रॉफिट अर्न कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मेंबर्स की विश होती है, ठीक है, तो ये लोग एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और इसमें जो एम होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मेंबर्स को ही सर्विस देना होता है। जो इनके खुद के मेंबर्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं उन्हीं को ही सर्विस देना इनका मेन एम होता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन एम नहीं होता है। तो ये एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस का जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो जनरली सेम क्लास के होते हैं। जैसे 20 लोग आए और इन लोगों ने क्या किया, एक फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया। ठीक है, तो इसमें जो 20 लोग होंगे वो सारे क्या होंगे, फार्मर्स होंगे। ठीक है, अब इनका एक कॉमन गोल होगा। ठीक है, जैसे उन्हें सीड्स परचेज करने होंगे, ठीक है, सस्ते दाम में, या फिर इनको पैसों की नीड होगी, ठीक है, फसल ग्रो करने के लिए। तो इनका एक कोई भी कॉमन गोल होगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया। ठीक है, और जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन फॉर्म करता है, जो सोसाइटी के पुअर पीपल होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं। ठीक है, जनरली वही लोग इन्हें फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि ऑलमोस्ट सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है और कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना होता है। मतलब कस्टमर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। बट इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करना इनका मेन एम होता है। ठीक है, कैसे, अपने ही सोसाइटी के मेंबर्स को रिसोर्सेज अवेलेबल करवाकर या फिर उन्हें गुड्स प्रोवाइड करवा के। ठीक है, कैसे, या तो वो उनसे बिल्कुल प्रॉफिट चार्ज करेंगे ही नहीं या फिर बहुत ही कम प्रॉफिट चार्ज करेंगे, ठीक है, न के बराबर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है, एक फिलॉसफी है कि ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, मतलब हम सबके लिए और सब हमारे लिए। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। ओके, मतलब मेंबर्स पर कोई
ज़बरदस्ती नहीं होती है, कोई फोर्स नहीं करता है। इसमें मेंबर्स अपनी ही मर्जी से एक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं। किस लिए? अपने ही मेंबर्स को सर्विस देने के लिए। ओके, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, हु कैन फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन फॉर्म कर सकता है? इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो इसमें 10 लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 10 पर्सन्स। ठीक है, अगर 10 लोग हैं या 10 से ज़्यादा हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। जैसे हमने पार्टनरशिप में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं होता है। ओके, वॉलंटरी होता है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी होता है। किसके अंदर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट की गई है किसके अंदर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। ओके, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका मेन मोटिव सर्विस देना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इसमें लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है जैसा कि बाकी बिजनेसेस में होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि ये इतना पैसा कमा रहा है तो हम इतना कमा रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है उनके बीच। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमें भी हेल्प की ऑफ़र दी जाती है। कैसे? हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनने में इंटरेस्टेड होंगे ही क्यों? अगर वो हमें हेल्प प्रोवाइड करेगा तभी तो हम उसके मेंबर बनने में इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर हमें फ्यूचर में कोई भी हेल्प की नीड होती है, जैसे हमें फ्यूचर में फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसीलिए हम उसके मेंबर बनने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन को हम मीनिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मेंबर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई फोर्सफुल नहीं होता है कि आपको उस एसोसिएशन का मेंबर बनना ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोज कीजिए ये एक सोसाइटी है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर उसका एक कोई इंटरेस्ट है इसमें, तो वो इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, इसमें कास्ट रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। कोई भी पर्सन इसमें एंट्री कर सकता है। ठीक है, और अगर इसमें से सपोज कीजिए इसमें 50 मेंबर्स हैं, तो अगर इसमें से किसी मेंबर को लीव करना है, जाना है वहाँ से, ठीक है, तो वो इजीली वहाँ से जा सकता है। ठीक है, बट उसे एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और उस सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें एक टाइम पीरियड अगर मेंशन होगा, जैसे 1 मंथ का, 2 मंथ का, तो अगर उस पीरियड तक उसे रुकने के लिए बोला जाएगा तो वो उतना पीरियड रुक कर, जैसे 1 मंथ अगर रुकने के लिए बोला गया है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो इतना टाइम पीरियड करके वो आसानी से उसे लीव कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी मेंबर के आने या जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज इक्वल वोटिंग राइट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। ओके, यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। 1 मैन 1 वोट का यहाँ प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। सपोज कीजिए किसी पर्सन ने यहाँ 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की, ओके, और वहीं दूसरे पर्सन ने यहाँ 5000 कैपिटल इन्वेस्ट की, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि जो 5 लाख रुपीज़ लेकर आया है उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे और 5000 जो लेकर आया है उसके पास कम होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों को ही इक्वल ट्रीट किया जाएगा और इन सबके पास सेम वोटिंग राइट्स होंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पर ही डिसीजंस लिए जाते हैं, इसीलिए वोटिंग यहाँ पे करवाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, ना रिच और पुअर का, ना ही कास्ट और रिलीजन का। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि
कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है। उसे रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के, ठीक है। तो जब हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं किसी चीज़ को तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि उसका हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी एक अलग पहचान होती है उसके मेंबर से, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो ऑनर होता है, उसकी सिर्फ उसी के नेम पर ही सारे एग्रीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। उसकी फर्म की कोई एक अलग पहचान नहीं होती है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक डिफरेंट एंटिटी होती है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसके मेंबर्स से, ठीक है। तो मेंबर्स की इसमें अगर डेथ हो जाती है या फिर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है, ठीक है, उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाती है, किसी भी वजह से वो इनकेपेबल हो जा रहा है उस एसोसिएशन में रहने से, तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नेम पर एग्रीमेंट कर सकती है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी से कोई भी एग्रीमेंट कर सकती है, डील कर सकती है और प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है खुद के नेम पर, ओके। मेंबर से उसकी डिफरेंट एंटिटी होती है। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था मीनिंग में कि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बल्कि अपने ही मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करना दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है, यहाँ पर मेन मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जो भी प्रॉफिट होता है उसे सरप्लस के नेम से जाना जाता है, ओके, उसे सरप्लस कहा जाता है। अब इस सरप्लस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेंबर्स के बीच, तो सरप्लस को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ओके। जैसे बाकी बिजनेसेस में होता है कि जो ज़्यादा कैपिटल लाएगा उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो सरप्लस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज डिविडेंड एंड सेकेंड वन इज बोनस। अब इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हम बेटर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो फर्म का पूरा प्रॉफिट, ठीक है, जो सरप्लस है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट वन इज डिविडेंड एंड सेकेंड वन इज बोनस। अब डिविडेंड जो है वो एक फिक्स परसेंट से सबके पास जाएगा। जैसे इन्होंने डिसाइड किया था कि ये 10% की रेट से सारे मेंबर्स को डिविडेंड देंगे, तो जो मेंबर 5 लाख कैपिटल लेकर आया, ओके, तो उससे भी 10% ही डिविडेंड मिलेगा और जो मेंबर 5000 कैपिटल इन्वेस्ट की, ठीक है, इसे भी 10% की रेट से ही डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ डिविडेंड की बात। अब बोनस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सपोज कीजिए 20 फार्मर्स ने मिलके एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की, ठीक है, इन्होंने ओपन की। किस लिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लोग इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने सीड्स को सेल करेंगे, ठीक है। ये लोग अपने मेंबर्स को ही सस्ते दामों में सीड्स को पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इनमें से ही किसी एक जने को इन्होंने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर बना दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो पर्सन सबसे ज़्यादा सीड्स परचेज करेगा इनसे, ठीक है, जैसे जो 5 लाख रुपीज़ लेकर आया था और जो 5000 लेकर आया था, ठीक है। अब इस जो 5000 कैपिटल लेकर आया था इसने सबसे ज़्यादा सीट्स परचेज किए इस सोसाइटी में से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बोनस किसे मिलेगा, इसे ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि
सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है? इस फार्मर की वजह से हो रहा है जिसने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया है, जिसने सबसे ज़्यादा सीड्स खरीदे हैं, ठीक है। और जो ये 5 लाख रुपीज़ लेकर आया था, इसने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया या फिर बहुत ही कम ट्रांजैक्शन किए, ठीक है, तो इसे सबसे कम बोनस मिलेगा, ठीक है। और अगर इसने परचेज नहीं किए हैं सीड्स तो इसे कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, ओनली डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक डिविडेंड फिक्स रेट से सारे मेंबर्स को मिलता है और बोनस जो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है उसे सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल भी दिए हुए हैं इसमें, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोनस किससे ज़्यादा मिलेगा? तो जो सबसे ज़्यादा परचेज करेगा उस सोसाइटी से उसे सबसे ज़्यादा बोनस मिलेगा। और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा गुड्स डिलीवर करेगा सेल के लिए, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और बेचेगा उसे, ठीक है, डिलीवर करेगा, तो उससे सबसे ज़्यादा बोनस मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, यही था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने फीचर्स और मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। So guys, if you like this video then hit the like button, share our channel with your friends and subscribe our channel for more updates. Thank you for watching this video and for your support.